नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम क्लास 12 नीट चैप्टर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति जो भी होती हैं उन सभी के बारे में आज हम शुरुआत कर रहे हैं आज इस नए टॉपिक की। इसका वॉल्यूम फर्स्ट रहेगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैप्टर 8 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें सभी हैं एक साथ, उनको आप देख सकते हैं, या फिर आप क्रमवाइज हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, ज़्यादा जाकर के हमारे चैनल पर उन सभी का विजिट करना होगा और आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। और अगर आपको चाहिए PDF नोट, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी के सभी जो भी PDFs हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में उन सभी की लिंक दी गई हैं, आप उन लिंक को जाकर ज्वाइन कीजिए। आपको सभी के सभी जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप हमारी वीडियोस को भी वहाँ से लिंक भी मिलती हैं, आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिलती हैं, जो हमारे मैसेज होती हैं वो भी मिलती हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम आज के लेक्चर की ओर। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। आज हमने सबसे पहले इस टॉपिक का एनिमल हस्बेंड्री जो टॉपिक है उसको ले रखा है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, चलिए करते हैं शुरुआत एनिमल हस्बेंड्री से। अब देखो, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य द्वारा लाभ प्राप्ति हेतु जो पशुधन है उसको उचित देखभाल प्रबंधन और उसको क्रिया जो होती है उसको क्या किया जाता है, इसमें पशुपालन इसको कहा जाता है। ये एग्रीकल्चर का एक टॉपिक होता है। चलिए इसको इसमें पशुपालन किया जाता है, पशु प्रजनन, इसमें सभी क्रियाएं जो होती हैं वो सम्मिलित होती हैं। और स्पष्ट है कि पशुपालन में जो पशुओं का पूर्ण देखरेख, उनका पोषण, प्रजनन, रोग बचाव आदि सभी क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। अब इसमें जो पशु होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊँट, ये सभी जो इसमें हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे फिशरीज में देख लें तो हम हो सकते हैं क्रेस्टेशियन मछलियाँ जैसे झींगा, केकड़ा, ये मृदु कवचीय, ये सभी इसमें आ जाते हैं। अब एक मोटे अनुमान के अनुसार अगर देखें हम पूरे विश्व में तो जो 70% से भी अधिक पशुधन है वो भारत व चीन में है। मतलब जो सबसे ज़्यादा इसका जो एनिमल हस्बेंड्री का जो कार्य होता है वो या तो चीन में होता है, चाइना में, या फिर वो इंडिया में होता है। इन दोनों के अलावा इतना कहीं नहीं होता। 70% जो इसका भाग होता है वो यहीं पर होता है। कितना होता है? 70% भाग। अब बाकी का 30% भाग अन्य देश करती हैं, लेकिन 70% भाग भूमिका जो निभाती हैं इसमें वह दो देश हैं, भारत व चीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे फार्म बनाए जाते हैं उत्पादन के लिए, उनकी देखभाल, गुणवत्ता, तकनीक, ये सभी उस फार्मों के माध्यम से इसमें किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं दूध प्राप्त करने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम गाय, भैंस, बकरी, याक, ये मवेशी होती हैं जो दुग्ध उत्पादन करती हैं। वह मवेशी होती हैं जो दुग्ध उत्पादन करने वाली मवेशी होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये दुग्ध उत्पादन करती हैं। ये मवेशी दुग्ध उत्पादन करने वाली मवेशी होती हैं, ये दुग्ध को उत्पादित करती हैं ताकि जो हमारे क्रिया हैं और वो संभव की जाएं। अब इसके बाद जो आता है, अंडे व मांस प्रदान करने वाले भी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडे और मांस को प्रदान करते हैं। क्या होते हैं? जो अंडे और मांस को प्रदान करते हैं। वे कौन कौन से होते हैं उनको देखिए आप, मुर्गी, बतख, सुअर, बकरी, भेड़, मछली। अब इसमें मुर्गी, बतख, सुअर, बकरी, भेड़, मछली, ये जो होती हैं वो क्या करते हैं, ये करते हैं अंडे और मांस को प्रदान करने वाले होते हैं। पढ़ना पड़ता है, सब पढ़ना पड़ता है, कोई बात नहीं। अब आता है भारवाही या कार्य में मदद करने वाले। ये भारवाही होती हैं या फिर कार को मतलब बोले कि काम करने के लिए आवश्यक होती हैं ये वाले जीव। अब इसमें से कौन कौन सी हैं देखिए आप, इसमें से जो हैं उनमें से जो सबसे पहला आएगा वो आएगा बैल, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, हाथी आदि। हाँ, ये खच्चर जो होता है वो घोड़े और गधे की संकरण से बनता है।
चलो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ये देखिए, अब आता है बाल व चमड़ा देने वाले। अब कुछ बाल व स्किन, मतलब चमड़ा भी, स्किन से जो लेयर होती है उसको देने वाले भी होते हैं। वह कौन कौन सी होती हैं? देखो, जो बाल और चमड़ा देने वाले होती हैं, वैसे भेड़ हो गई, बकरी, खरगोश, भैंस, सुअर, इन सभी से बाल भी इनके प्राप्त किए जाते हैं, और इनकी जो चमड़ा होता है वो भी, जो रेजिन के हम कपड़े पहनते हैं, जूते, वो सब इसी से बनाए जाते हैं, चमड़े से। अब आ जाता है विविध अलग, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं भी, या फिर जो रेशम कीट होती हैं, लाख कीट होती हैं, ये सभी जो होती हैं वो अन्न में आते हैं। मतलब ये किसको, कपास का उत्पादन करते हैं, या फिर मधुमक्खियाँ जो शहद का उत्पादन करती हैं, ये उनके लिए इसका पशुपालन किया जाता है। ठीक है, ये इसके अलग हैं। और लाख कीट है, ये लाख को उत्पादित करने वाला कीट होता है, ये लाख को उत्पादित करता है। ठीक है, ये उन सभी का ये क्या हो गया, इनका उत्पादन हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब आ जाती हैं हम आगे थोड़ा और, पशुपालन के कुछ लाभ भी होते हैं। पशुपालन यानी जो एडवांटेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, उसके कुछ लाभ होते हैं। वह क्या होते हैं, देखिए आप, देखो अपने देश में जो पशुपालन है वो किसानों की जीविका या सुरक्षा, क्या हैगा, उसकी जीविका हैगा या फिर उसकी सुरक्षा हैगा। मतलब कि अपने देश में जो किसानों की जीविका यानी कि जो पैसे, नगद आय देने वाली जो एक सामग्री है इनके पास, वो पशुधन ही होता है। और सुरक्षा यानी कि ये सुरक्षित कर सकते हैं अपने जीवन को, उसके लिए भी इनको क्या होता है, पशुधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक प्रमुख हिस्सा है ये मिश्रित कृषि, फार्मिंग का अभिन्न अंग होता है। ये फार्मिंग में भी यूज किया जाता है। इसके जो पशुधन किसानों की आय जो प्रतिपूर्ति होती है उसको जो पूरा करता है, यानी नगद आय को ये करता है, और बाकी किसान जो होती है उनकी दीर्घकालिक आय को, जो साल भर का खर्चा चलाने वाला जो होता है वो पशुधन होता है, और बाकी जो इनकी बजट होता है वो कृषि बनाने वाली होती है। चल ठीक है, अब आता है जो पशुपालन से जो कृषकों को वर्ष भर रोजगार या सुनिश्चित होता है, इससे वो उनको नगद आय प्राप्त होती है, मतलब रोजगार मिलता रहता है। अब पशुपालन किसानों की जो भारवाही शक्ति प्रदान करता है, अर्थात बैल भैंस आदि जो उसके भार वाले सामान को लाने ले जाने का कार्य करते हैं, वो ये भी होते हैं। अब पशुपालन किसानों का जो हो गया। अब आता है किसानों की जो महत्वपूर्ण गोबर खाद या कंपोस्ट प्रदान भी यही जीव करते हैं। अब पशुपालन की जो नस्लों में जो उत्तरोत्तर सुधारों का असर अवसर देता है, जिसमें न सिर्फ आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होता है, स्वाद व वरीयता की जो परिवर्तन पूर्ति या पूर्ति, इसी में सभी जो इसके द्वारा होते रहते हैं। पशुपालन द्वारा जो कुपोषण की समस्याओं को उभरने में भी मदद मिलती है। ये उन कार्यों को भी करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब आ जाता है फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। इसका मतलब है मैनेजमेंट, किस तरह से उनका प्रबंधन करें, और फार्म यानी फार्म का, एंड जो फार्म एनिमल्स हैं उनका किस तरह से प्रबंधन किया जाए, इसमें ये देखना है हमें। ठीक है, अब आते को अपने देश में जो पशुपालन का परंपरागत ज्ञान कम लागत के कृषि अवशिष्ट व कृषि के जो उप उत्पादकों पर आधारित होता है। अतः जो उत्पादकता भी कमी है, अतः उत्पादन में वृद्धि, ये आधुनिक व्यावसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दूसरे पशुओं को बार बार होने वाले संक्रामक रोगों बचाने, उनकी गुणवत्ता और पोषक पदार्थों की उपलब्धता है उसको बढ़ाने के लिए ये सब कार्य करे जाते हैं, फार्मिंग में होता है। अब हमको इसमें और एक और देखना है, फार्म प्रबंधन हो गया है ना इसका अपना, हाँ ये हो गया। आप यहाँ से इसको लिख कर रख सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले जो उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इसका प्रबंधन किया जाता है। फार्म का मतलब अच्छी उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस फार्मिंग का प्रयोग किया जाता है। फार्मिंग का प्रयोग कब किया जाता है, जब उत्पादकता को बढ़ाना हो तो इस फार्मिंग का प्रयोग किया जाता है। अब हमको देखना है इसमें कि जो डेयरी फार्म प्रबंधन हैगा, डेयरी फार्म मैनेजमेंट हैगा, वो किस तरह से होता है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है वो देखना है हमें। देखो, दूध व दुग्ध उत्पादकों के लिए जो क्रिया की जाती हैं, जो किया जाने वाला एक पशु प्रबंधन डेयरी उद्यान कहलाता है। क्या कहलाता है, डेयरी उद्यान कहलाता है। उनकी सुरक्षा के लिए किया जाने वाला एक प्रबंधन ही है वो डेयरी उद्यान कहलाता है। क्या कहलाता है, वो डेयरी उद्यान कहलाता है। उनका एक प्रबंधन होता है, वही डेयरी उद्यान कहलाता है। चलिए
अब इसमें देखेंगे हम, इसमें गाय भैंस बकरी दूध देने वाले सभी जंतु इसमें पाले जाते हैं। राजस्थान में जो ऊंट का दूध तेजी से लोकप्रिय हुआ है ना। पूर्व उत्तर भारत में कई क्षेत्रों में याक का दूध भी हुआ है। ये सब है। गोवंश में भी आ जाते हैं, जैसे बास इंडिकस हो गया। बॉस इंडिकस जो है इंडिया की जो देसी गाय होती है वह होती है बॉस इंडिकस। वंश के जंतु जैसे गाय, बछड़ा और बैल ये शामिल किया जाता है इसमें, है ना। भैंस में भी होती है बॉस बुवेल्स होती है, बॉस ऑफ बुवेल्स होती है। ये भी इंडिया वाली जो देसी क्या होती है भैंस होती है वह होती है। दूध प्रदान करने वाले अन्य महत्वपूर्ण जंतु हैं गाय भैंस या बफेलो जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये होती है पालन। डेयरी उद्यान का जो व्यवसायिक महत्वपूर्ण भाग होता है वो कृषकों को जो गाय भैंस पालने व दूध के साथ साथ बैल व भैंसों के महत्वपूर्ण जो भारवाही जंतु हैं उनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है। अब हम डेयरी फार्म प्रबंधन में हम पशुपालन से संबंधित उन सभी पहलुओं का और संसाधनों का अध्ययन करेंगे जो दूध उत्पादन में वृद्धि व गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है, ठीक है। उन सभी करेंगे। अब आ जाता है अच्छी नस्लें क्या होती हैं। गुड या फिर सुपीरियर जो ब्रीड होती हैं, सुपीरियर ब्रीड होती हैं, या फिर जो गुड या फिर सुपीरियर जो ब्रीड्स होती हैं यानी नस्लें होती हैं उनको देखेंगे हम। अच्छी नस्लें देखो, किसी भी जो फार्म या डेयरी में जो दुग्ध प्राप्ति या फिर प्राथमिक रूप से या दूध देने वाले जंतुओं की कुछ नस्लों की जो गुणवत्ता पर जो निर्भर करती हैं उसे हम डेयरी चेन की नस्लों में उस क्रिया को विशेष रूप से जलवायु परिस्थितियों में अधिक दूध देने वाले की जो क्षमता होती है उसको होनी चाहिए। ये सभी हम अच्छी नस्लों में क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। मतलब अधिक दूध दे अच्छा, या फिर मांस देने वाले अच्छे मांस दें, ऊन देने वाले अच्छा ऊन दें, उन सभी अच्छी कद काठी हो, ये सब हम अच्छी नस्लों में एकत्रित करके उनको एक नई नस्ल का हम निर्माण करते हैं इसके द्वारा। नस्ल आकार की लक्षण जैसे कद काठी, रूप, रंग, अन्य जो लक्षण होती हैं इन सभी को इसमें बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अब क्या आता है, गाय में जो गिर है, साहिवाल है, पंजाब हरियाणा व लाल सिंधी व देव की, ये इन सभी जो हैं वो सर्वोत्तम इसकी नस्लें होती हैं किसकी, गाय की, ठीक है। अब आता है जो कांग्रेज या थापरकर या फिर डांगी दूध के साथ साथ भारवाही पशुओं को भी ये अच्छी तरह से तैयार करने वाली ये नस्लें होती हैं गाय की, ठीक है। अब आ जाता है पशुओं का चारा क्या होना चाहिए। फोल्डर ऑफ कटल क्या होना चाहिए उनका, जो कटल फूड ऑफ कटल है वह क्या होना चाहिए, उनका कटल क्या होना चाहिए, उनको क्या मिलना चाहिए खाने में, किसको, पशुओं को। वो इसमें बताने की वो कोशिश की गई है। इसमें सबसे पहले तो पशुओं में को दिया जाने वाला जो खाना होता है जो भी दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। मतलब जैसा खाना मिलेगा उसके हिसाब से पशु उसमें जो दुग्ध है वो देंगे। अब इसमें क्या आता है, देखो पशुओं में जो अच्छे स्वास्थ्य को बचा रखने हेतु महत्वपूर्ण जो या फिर महत्वपूर्ण जो चारा होता है, जो महत्वपूर्ण पशुओं को चारा में निम्न दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, पादप रेशे तथा उसमें होती है सांद्रित पोषक। पादप रेशे में जो चारा होता है, घास होता है, वो आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या जाता है, घास। अब इसमें जो तो सांद्रित पोषक में दाल, खली, दाने, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब पादप रेशे में क्या जाता है वो हम इनका वर्णन करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखें पादप रेशे जैसे सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज का जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है वो होता है पौधों से प्राप्त होता है सेल्यूलोज। तो पौधों की जो घास होती है उससे प्राप्त होता है, जिसमें पोषक मान कम होते हैं। विभिन्न प्रकार के घास भूसे तथा जो सनई, ढैंचा, बरसीन, ये जो सभी भी जो बरसीन जो हम ये सब पशुओं को जो देने में आवश्यक हो, ये आवश्यक तत्व होती हैं, इनको देना ही चाहिए, अन्यथा जो है दुग्ध उत्पादन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। देखो यह है हरा व सूखा दोनों प्रकार के जो खा सकते हैं, ठीक है, अलग बात है वो। अब जो है सांद्रित पोषक जो होती हैं इसमें क्या देना चाहिए, केवल रेशे पशुओं को खाद्य आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकते। जो रेशे होते हैं वह पशुओं की पूरी जो खाद्य आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर सकते, अतः उनको संतुलित आहार देने के लिए सांद्रित पोषकों का प्रयोग किया जाता है। जो सांद्रित पोषक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें अनाज जैसे मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, चना संतुलित आहार देने के लिए सांद्रित इन सभी चीज़ों को इसमें खली, गुणवत्ता, इनको सभी को इनमें देना चाहिए जिससे कि उनकी अच्छी पोषक मान उनका हो सके। अच्छा है। अब हम अगला जो हमारा है पीपीटी, इसमें देखा है कि फार्म का उचित रख रखाव व सफाई किस प्रकार से करना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड क्लीनिंस ऑफ फार्म। क्लीननेस होता है, जो क्लीननेस यानी कि उसकी सफाई, क्लीननेस यानी उसकी सफाई, क्लीननेस यानी उसकी सफाई होती है, क्लीननेस।
और जो और फार्म यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए उसका, अच्छा प्रबंधन और प्रॉपर यानी अच्छा प्रबंधन एंड क्लीनलेस जो होता है वो क्या होता है, उसका अच्छा फॉर्म यानी अच्छी साफ सफाई उसकी होनी चाहिए। किसकी? फॉर्म की। किसकी होनी चाहिए? फॉर्म की। जो फॉर्म है, जो डेयरी है, उसकी अच्छी साफ सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और क्लीननेस भी वहाँ पर होनी चाहिए। क्लीननेस भी वहाँ पर होनी चाहिए। देखो, अधिक दूध उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जो है पशुओं का स्वस्थ व स्वच्छ रहना, स्वस्थ भी और स्वच्छ भी रहना दोनों जिम्मेदार होते हैं अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए। तनावग्रस्त या डरे हुए या रोगी जो पशु होते हैं वो कम दूध देते हैं, कम दूध देते हैं। देखो, जानवरों को रहने के स्थान पर या पर बाड़ा पशुओं को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुओं को उचित देखभाल हेतु निम्न उल्लेखनीय है। देखो, पशुओं का रहने का स्थान उन्हें प्रतिकूल मौसम में व परभक्षियों से पर्याप्त सुरक्षा देने में सक्षम होना चाहिए। अर्थात यह जो है सर्दी, गर्मी व बरसात, इन सभी से बचाव के उनको अच्छे वो होने चाहिए, उनके प्रबंधन होने चाहिए। यह स्थान हवादार होना चाहिए, पर्याप्त रूप से बाड़ा या साफ सुथरा होना चाहिए उसको। देखो, इसको पीने का पानी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। रोगों को प्रारंभिक अवस्था ही पहचान के रूप में उनको पशु चिकित्सक का नियमित समयांतराल पर उस वहाँ तक आते जाना चाहिए, उनका परीक्षण करना चाहिए और पशुओं को जो साफ सफाई के साथ साथ उनकी देखभाल करने वाले दूध दुहाने वाले व्यक्तियों की सफाई व स्वच्छता भी आवश्यक होती है। ठीक है। अब इसमें जो है का जो प्रोफेसर कुरियन थे, प्रोफेसर वर्गीस कुरियन जो थे, उन्हें राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो था इनका, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीपी, जो एनडीडीबी जो था के संस्थापक डॉक्टर बी वर्गीस कुरियन का जन्म जो था 26 नवंबर 1921 को तथा अवसान में इनका मतलब जो उनकी मृत्यु जो थी वो हो गई थी 9 सितंबर 2012 को हुआ था। प्रोफेसर जो वर्गीस कुरियन थे ने विश्व के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, उसका इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर पूरा आ नहीं सका है वो, ऑपरेशन फ्लड का इन्होंने निर्माण किया था। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड को पहली बार चलाया था। किसने? डॉक्टर प्रोफेसर वर्गीस कुरियन ने। सॉरी, डॉक्टर नहीं है, प्रोफेसर हैं। अच्छा, डॉक्टर हैं। अच्छा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। ठीक है, इन्होंने उसका पहली बार कार्य किया था। अब आ जाते हैं इसमें कुक्कुट फार्म प्रबंधन, यानी कि जो कुक्कुट फार्म प्रबंधन, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में देखिए, देखो, पोल्ट्री या कुक्कुट उन घरेलू पक्षियों का वर्ग है जिसमें अंडे प्राप्त होते हैं। इन सभी से क्या होते हैं? अंडे प्राप्त होते हैं। अंडे प्राप्त करने वाली ये सभी नस्लें होती हैं। ठीक है, ये भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फार्मिंग पशुपालन की वह शाखा है जो अंडे व मांस प्रदान करने में वाले पक्षियों को पालन में संबंधित होती है। कुक्कुट होते हैं उनके जो मूल रूप से मुर्गी व बत्तख शामिल होते हैं। इसमें टर्की भी इसी में शामिल होता है, गीज भी इसी में शामिल होता है। देखो, अंडे देने वाले पक्षियों में लेयर तथा मांस देने वाले पक्षी यानी ब्रायलर कहा जाता है। देखो, भारत में जो मुर्गी पालन का व्यापक रूप से किया जा रहा है डेयरी उद्योगों में, जो इसमें यहाँ पर इसकी आवश्यकता ज़्यादा है, इसका उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है, इसका यहाँ पर हनन भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। उन्नत नस्लें कौन कौन सी होती हैं भाई इसकी? देखो, अंडों व अधिक मांस देने की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए पोल्ट्री की उन्नत नस्लों का होना बहुत ही जरूरी होता है। अपने देश में नई नस्लें जो है उचित रख रखाव व उचित आहार प्रदान करने का भी पर्याप्त मांस व अंडे नहीं दे पाती हैं। तो उन्नत नस्लों के गुण देखिए। देखो, प्रति वर्ष अधिक अंडे का उत्पादन करने चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए? प्रति वर्ष जो है अधिक अंडों का उत्पादन करने वाली वो नस्लें होनी चाहिए। और वास्तविक पदार्थों की तीव्रता जंतु मांस में बदल देने की क्षमता व कम आहार में वो अधिक मांस दे सकें। मतलब कम आहार खाएं, कम आहार लें और अधिक मांस उत्पन्न करें। ऐसी फसल वो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जीव होनी चाहिए। ठीक है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता, अधिक ताप सहने की क्षमता, रख रखाव में सीमित आवश्यकता उनकी होनी चाहिए। सन 2011-12 में भारत में अंडा उत्पादन जो था 66.4 बिलियन, इतना मिलियन जो था वो था। ठीक है। अब आता है भारत में मुर्गों का प्रमुख जो देसी नस्लें थी वो कौन सी थी? असील थी, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। वह सबसे सामान्य महत्वपूर्ण जो कुक्कुट नस्ल है वो देसी होती हैं। जैसे कि इसमें हो गया वसारा, घाघस, ब्रह्मा और चिटगांव, ये सभी होती हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। और बात है जो रोड आइलैंड रेड, ये सारी आप नस्लें, इनको आप सबको देख के रखिए, इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। इसमें जो हाँ, चल देख रखिए। अब इसमें आता है उचित व सुरक्षित जो फार्म परिस्थितियाँ होती हैं
है ना। इसके वो क्या होती हैं, प्रॉपर एंड साफ फॉर्म जो कंडीशंस हैं, वो इसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, परिस्थितियाँ यानी कंडीशंस इसकी क्या होनी चाहिए, उनको देखिए आप। देखो पोल्ट्री में के रखने का स्थान ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो मौसम की विपरीत परिस्थितियाँ, जैसे अत्यधिक कम ताप, या फिर बहुत अधिक ताप, बरसात, या फिर परभक्षियों, यानी ऐसा हुआ कि आपने मुर्गी या फॉर्म लिया है, पोल्ट्री फॉर्म लिया है, उसमें कोई जानवर आ जाता है, उन सारी मुर्गियों को खा जाता है, तो ऐसा इसका प्रबंधन नहीं किया जाता। उसकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। तो पर्याप्त बाड़ा होना चाहिए, हवादारी हम सब देख सके हैं, उचित आहार का जल भी होना चाहिए, प्रॉपर फीड भी होनी चाहिए वहाँ पर, मतलब उचित उनको आहार होना चाहिए, अच्छा जल होना चाहिए, इसमें कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, फीड हो सके, ये सब आप पढ़ के देख लीजिए इसको। उचित सफाई व स्वास्थ्य देख रेख भी यहाँ वहाँ पर होनी चाहिए इसके लिए, ये महत्वपूर्ण इसके टॉपिक होते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, यही था भाई, ये नहीं था, यही था बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 9 खाद्य पदार्थ उत्पादन एवं इनका, ये था हमारा शुरुआत था आज का। इसका हम इसको कोशिश करेंगे 2 या 3 लेक्चर में इस पूरे पार्ट को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और देखना ना भूलिए आप हमारे इस चैनल को, और ठीक है। और संडे वाली जो वीडियो होती हैं उनको आप ज़रूर देखा करें। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।